Hello, this is Dr. Rikavli, consultant obstetrician and gynecologist, Healing Hospital, Chandigarh. And today we'll be discussing about intrahepatic cholestasis of pregnancy. जो आम तौर पे लिवर की प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंसी के एंड में, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। प्रेगनेंसी के कुछ हार्मोन्स या कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण लिवर में OTPT एंजाइम्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आमतौर पे हम ये बोलते हैं कि लिवर में कुछ स्वेलिंग आ गई है, जिसके कारण लिवर के एंजाइम्स बढ़ने शुरू हो गए हैं, जिसके कारण बाइल एसिड्स शरीर से एक्सक्रीट नहीं हो पाते और मदर की टिश्यूज़ में, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में, स्किन के नीचे वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो मदर को इससे इचिंग की प्रॉब्लम होती है और बेबी के या हार्ट में, लंग्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे बच्चे को काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम्स इसके कारण आ सकती हैं। तो इसके बारे में ये क्यों होता है, कैसे इसे प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या इसकी ट्रीटमेंट है, यह सब कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। नाउ क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके कारण इंट्राहेपेटिक कोलेस्टासिस हो सकता है। कुछ लेडीज़ जिनमें पिछली प्रेगनेंसी में ICP की प्रॉब्लम रही हो या उनकी फैमिली हिस्ट्री जैसे कि उनकी सिस्टर्स या मदर को ये प्रॉब्लम रही हो, उनको हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम कभी रही हो, वायरल हेपेटाइटिस A, B, C, इनकी कुछ प्रॉब्लम रही हो, या फिर मल्टीफीटल जेस्टेशन हो, ट्विन प्रेगनेंसी या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हो, एज मदर की 35 ईयर्स से ज़्यादा हो, या पहले भी 1-2 बच्चे रह चुके हो, मल्टी पैरिटी जिसे बोलते हैं, सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी में ICP डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये होता कैसे है? जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण, जैसे जो अभी मैंने आपको गिनाए, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स के कारण और कुछ हार्मोनल फैक्टर्स के कारण, जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान प्रोड्यूस होता है, इन सब के कारण लिवर में जो रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर नॉट एबल टू सेंस एंड एक्सक्रीट बाइल एसिड्स प्रॉपरली, जिसके कारण बाइल एसिड शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और OTPT, SGOT एंड SGPT का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। क्या प्रॉब्लम इससे आती है? सबसे पहले हम मदर का डिस्कस करेंगे। मदर को खारिश होती है, इचिंग होती है। इट इज़ मोर कॉमनली सीन ऑन हैंड्स एंड सोल्स में देखा जाता है 90% ऑफ केसेस में। इट इंक्रीजेज एज अ प्रेगनेंसी एडवांसेस, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है इचिंग ज़्यादा होती रहती है। एंड ऑल्सो इट इज़ मोर कॉमनली सीन, लेडीज़ कंप्लेन करती हैं कि रात को मुझे इचिंग ज़्यादा होती है। यूजुअली जो ये इचिंग है, दिस इज़ रैश फ्री, मतलब इसमें कोई दाने नहीं होते, कोई लीजन्स नहीं होते। येस, डेफिनेटली अगर आपको इतनी इचिंग है कि आप इचिंग कर के स्क्रैचेस हो जाएं, वो बात अलग है, बट देन ICP कॉजेज रैश फ्री प्रोराइटिस। सो नहीं पाती हैं लेडीज़, इट लीड्स टू स्लीप डेप्रिवेशन, एग्जॉशन हो जाता है। और सिम्टम्स इसके, अगर ये ज़्यादा सीवियर हो तो आइज़ में येलो दिखना शुरू हो जाता है, जिसे हम जॉन्डिस बोलते हैं। स्टूल, पॉटी पेल कलर की, क्ले कलर की हो जाती है। लेटर ऑन कई बार लिवर में ज़्यादा स्वेलिंग आ सकती है, फैटी लिवर डेवलप हो सकता है। और ड्यूरिंग डिलीवरी जो बेबी पे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर डिलीवरी ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस, देयर आर चांसेस ऑफ सब इन्वोल्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ अनीमिया, खून की कमी हो सकती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस मदर को आती हैं। नाउ बेबी को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं? जैसे कि मैंने बताया, ये बाइल एसिड्स बेबी के हार्ट एंड लंग्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। जब ये लंग्स में डिपॉजिट होते हैं तो वहाँ पे टाइप 2 न्यूमोसाइट्स को अफेक्ट करते हैं, जो कि सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करता है, जिससे बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हो पाते और बच्चे को डिलीवरी के बाद सांस लेने की प्रॉब्लम आ सकती है। ये बच्चे के हार्ट में भी डिपॉजिट हो सकते हैं, जिससे बेबी का हार्ट बीट ऊपर नीचे, जिसे हम फीटल डिस्ट्रेस बोलते हैं, या बच्चा पॉटी कर सकता है, मिकोनियम पास कर देता है बच्चा टमी में। CTG एबनॉर्मेलिटीज़, मतलब जो बच्चे की हार्ट बीट का हम टेस्ट करते हैं उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ हैविंग अ प्रीटर्म डिलीवरी। अगर आपके बाइल एसिड्स बहुत ज़्यादा हैं तो हमें प्रीटर्म डिलीवरी करवानी पड़ती है फॉर द सेफ्टी ऑफ द बेबी। देन द मोस्ट ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन इज स्टिल बर्थ, मतलब बच्चे की धड़कन पेट में ही ख़त्म हो जाती है विदाउट एनी वार्निंग साइंस और विदाउट एनी हम बिना मॉनिटरिंग, मतलब देर इज़ नो अल्ट्रासाउंड, देर इज़ नो NST, देर इज़ नो टेस्ट विच कैन प्रिडिक्ट कि कब बच्चे की धड़कन अचानक से पेट में ख़त्म हो जाएगी। सो इसलिए हम इसे
काफ़ी अच्छे से मॉनिटर करते हैं, डायग्नोज करते हैं एंड ट्रीट करते हैं. दिस शुड नॉट बी टेकन लाइटली. अब इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या डॉक्टर्स आपके टेस्ट कराएंगे. अगर आपको इचिंग हो रही है तो आपने कभी भी लाइटली नहीं लेना है. ऑलवेज़ इन्फॉर्म योर डॉक्टर कि आपको इचिंग हो रही है. डॉक्टर आपका LFT का टेस्ट कराएगा, साथ में अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन और बाइल एसिड्स का टेस्ट कराएंगे. कई बार क्या होता है कि साथ ही साथ गॉल ब्लैडर में स्टोन भी होता है, या गॉल ब्लैडर में स्टोन के कारण ही कुछ लिवर में प्रॉब्लम आ रही होती है, तो वो रूल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हेपेटाइटिस मार्कर्स है ना, वायरल मार्कर्स कराना आपका बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एज इंडिया में हेपेटाइटिस B, C एंड जो फूड बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं हेपेटाइटिस A and E आर वेरी कॉमन एंड इवन दे कैन लीड टू एलिवेशन ऑफ OTPT एंड लिवर में एबनॉर्मेलिटीज़ कॉज कर सकता है. अगर एक रेयर सिनेरियो है, हमारे पास पेशेंट आता है, पेशेंट कहता है कि मुझे इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, हम LFT कराते हैं, एवरीथिंग कम्स आउट टू बी नॉर्मल. सो बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, हमें उसका LFT रिपीट कराना है अगेन आफ्टर 14 डेज़, बिकॉज 90% ऑफ द टाइम 14 डेज़ बाद पॉजिटिव आ जाता है, ताकि हम उसकी सही से ट्रीटमेंट शुरू कर सकें. Another thing जो ICP है, that is also very commonly associated with diabetes and जो थायराइड की प्रॉब्लम है. तो डायबिटीज़ और थायराइड का टेस्ट भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ट्रीटमेंट, इसकी ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है. 37 to 38 वीक्स पर हमारी गाइडलाइंस हैं कि हम बच्चे को डिलीवर करा दें, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हम टाइम अंदर बच्चे को रखते हैं वूम में, सो जो कॉम्प्लिकेशंस हमने आपको बताई हैं वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. यूडिलिव की गोली है विच इज़ वेरी कॉमनली अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड विच इज़ गिवन. उसकी डोज मॉनिटर करना ज़रूरी है. तो एक बार हम अगर दवाई शुरू करते हैं तो हफ्ते में हम लिवर का टेस्ट कराकर यूडिलिव की डोज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं. देयर आर मैनी अदर ड्रग्स विच कैन बी गिवन टू स्टॉप द इंक्रीज़ इन OTPT लेवल्स. अब मदर के लिए हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज उनको इचिंग बहुत होती है, तो सम टॉपिकल इमोलिएंट्स जैसे कि कैलामाइन लोशन कैन बी यूज्ड. लूज क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए, ब्रीदी क्लोथ्स पहनने चाहिए. इचिंग से, जैसे मैंने कहा है कि स्कारिंग हो जाती है, तो इचिंग जो बेबी के हेयर कॉम्ब करने के लिए लाइट सा ब्रश होता है, सॉफ्ट सा ब्रश होता है, उस ब्रश को यूज़ करके आप इचिंग कर सकते हैं ताकि आपको स्कारिंग ना हो. सो दैट वाज ऑल अबाउट इंट्राहेपेटिक कोलेस्टासिस ऑफ प्रेगनेंसी. कि अगर आप इसे टाइमली डायग्नोज कर दें एंड इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दें एंड डॉक्टर के साथ आप रेगुलर टच में रहें, सो ऑल द कॉम्प्लिकेशंस कैन बी प्रिवेंटेड. So that was all from my side. I'm hoping you're having a healthy pregnancy and a very good day. Thank you so much.